गुड। शाम से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, जस्ट लाइक। तो ये हमारा ऑटोमीटर में दिखाया था 22 का एवरेज। ले लें, करोड़ की गाड़ी ले लें, बट क्या उनकी एज होती है? तो गवर्नमेंट क्या आपको उस गाड़ी की एज के हिसाब से आपको अलाउ करेगी? आज की बात कर रहा हूँ कि एक नई गाड़ी जब कोई लेता है तो वो भी एक बहुत बड़ा लाइफ का अचीवमेंट होता है किसी के लिए, चाहे मेरी मनाली की हो। आप कुछ ट्रिप मेरी बाकी हैं, बट यार जॉब वाला इंसान हूँ यार, थोड़ा सा सैलरी पे डिपेंड हूँ। वो आप भी कोशिश करें, जिनका भी मुझे कंप्लेन आई है कि यार हमारा एवरेज तो निकल नहीं रहा आपकी तरह, तो मैं कह रहा हूँ कोशिश ये करिएगा कि एक्सीलेटर एकदम से गाड़ी को नहीं करिएगा। जैसे होता है ना कि हम दबाते हैं एकदम से एक्सीलेटर और गाड़ी भागती है, वो कभी कभी हो सकता है कि आपको मिड ऑफ द वे अगर आपको क्या करना है, उसको ओवरटेक करना है किसी गाड़ी को, तो आप कर सकते हैं। बट तुरंत किसी को बार बार करेंगे तो आप डेफिनेटली वो आपका फ्यूल तो एकदम से बर्न करेगा ही करेगा, क्योंकि पावर में कई गाड़ी की कमी नहीं है। अगर मैं एक बार मैं इसको दबाता हूँ एक्सीलेटर को, तो डेफिनेटली मुझे ये पावर पूरा देगी, बट ये फ्यूल भी उसी हिसाब से जलाएगी, बर्न करेगी, जो माइलेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट मेरा हैबिट यही है कि मैं बहुत सॉफ्ट पेडल गाड़ी चलाता हूँ, तो वो ही चीज़ मुझे हेल्प करती है माइलेज लेने में भी। और एक गैस भी होता है कि यार आपका गैस क्या कहता है, आपके सामने गाड़ी ख़राब है और आप या धीरे चल रही है, तो आपसे उसी हिसाब से डिस्टेंस बना के गाड़ी चलाइए, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी आपका माइलेज निकालने में। बाकी मौसम बहुत ही अच्छा है यार, यही मौसम का मैं वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। दिल्ली के अलावा सब जगह बारिश हो रही है पूरे इंडिया में, एक्सीडेड लेवल पे हो रही है, बट दिल्ली में फर्स्ट कह सकते हैं मानसून सही ढंग से आज स्टार्ट हुआ है, और ये प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट 7 डेज़ तक ऐसा ही रहेगा। कावड़ स्टार्ट हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है कि यार गर्मी से निजात मिलेगी, मतलब मुक्ति मिलेगी, ताकि वो आराम से अपनी कावड़ ले जा सकें पैदल या गाड़ी से, जैसे भी जाते हैं वो। इस हाईवे पे जो रीज़न है इधर से जाते हुए, चाहे मैं बोलूँ गुड़गांव से दिल्ली जाते हैं, एक रीज़न तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे बताऊँगा, जो ये जाम लगता है यहाँ से ट्रैफिक अंदर लेफ़्ट लेते हैं काट अपने डे लेफ़्ट के लिए अंदर जाने के लिए, तो पब्लिक पूरा ट्रैफिक को ना रोक देती है जो उनको सामने जाना है, सीधा जाना है। एक रीज़न ये है, और एक महिपालपुर का डाइवर्जन जब तक, या फिर बोल सकते हैं कि अंडरपास नहीं बन जाता तब तक वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम लगता है, जिससे द्वारका आने वाली गाड़ियाँ अभी फ़िलहाल तो हल्का हो गया है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है वो स्मूथनेस आ जाए जो एक्सपेक्टेड है इस हाईवे के लिए। पर अभी तक मैं जिस हाईवे पे जितना भी गया हूँ, मुझे आगरा यमुना एक्सप्रेस वे बहुत बेस्ट लगता था, बट अब जब से मैं 2 या 3 बार मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे गया हूँ, वो यार वर्ल्ड क्लास का एक्सप्रेस वे है। अगर किसी को मौका मिलता है महाकाल MP उज्जैन जाने के लिए, या कोटा राजस्थान जाना है, मुंबई जाना है फ्रॉम दिल्ली, या फरीदाबाद से भी कनेक्ट हो रहा है वो, तो वो एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा। गाड़ी का एक्सपीरियंस, गाड़ी चलाने का, उससे अच्छा बेस्ट प्लेस कोई नहीं है यार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की मैंने रिसेंटली वीडियो डाली है, आप देखिएगा। बहुत ही कूल, बहुत ही प्लीजेंट वेदर मिलता हुआ जाता है अगर आप सही मौसम में निकलते हैं। वहाँ पर पहाड़ियों के बीच से गाड़ी रास्ता हुआ जाता हुआ आपको पहुँचाएगा आपके डेस्टिनेशन पे। डेफिनेटली ऐसे हाईवेज़ पे आपको अलर्ट भी रहना होता है कि आपके सामने कोई ऐसा बंदा हो जो केयरलेस गाड़ी चला रहा हो, आपको बचना भी है और उसको भी बचाना है। तो चलिए थोड़ी देर मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग पे लगाता हूँ, जिससे कि ये आपको थोड़ा सा बोर ना लगे गाड़ी चलाते हुए मुझे। बाकी जिन लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है कि चाइना आजकल की बात नहीं है, वो हमेशा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के साथ उनकी प्रोडक्शन लाइन, उनका बेस काफ़ी मजबूत है वर्ल्ड वाइड में, चाहे अमेरिका भी उसे टक्कर नहीं ले सकता। तो वही सिचुएशन अभी आई है कि ट्रंप जो मिस्टर ट्रंप हैं, वो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने सोचा कि टैरिफ का डर दिखा के वो सबको अपने कंट्रोल में कर लेंगे,
बट कहीं ना कहीं चाइना को ये सब पता है और इसीलिए उसने जब अमेरिका को उनकी हैसियत दिखाई उनकी टर्म्स में, चाहे वो टैरिफ के लिए डरा रहे हो, तब अमेरिका का सारा प्रोडक्शन चाइना होकर ही आता है। तब अमेरिका को थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि यार हम जिसको डरा रहे हैं, हमारी नब्ज़ तो उसी के हाथ में है। सारा खाना पीना जो बनता है वहाँ से, मतलब कि प्रोडक्शन लाइन, एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग, हर किसी की मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे चिप चाइना से ही बन के आते हैं। यूएस में 60-70% ट्रेड यूएस की चाइना के साथ ही होती है। तो चाइना ने जब एक छोटा सी एग्जांपल में अगर आपको दूं, जितनी भी गाड़ियां बनती हैं, ईवी हो या दूसरी गाड़ियां, उनमें एक रेयर अर्थ एक एलिमेंट है, एक मैग्नेटिक पदार्थ बोलते हैं उसको, जो ज़रूरत होता है ईवी गाड़ियां बनाने के लिए या दूसरी गाड़ियाँ बनाने के लिए। चाइना ने वो मना कर दिया या फिर उनको कंट्रोल कर दिया कि भैया हम नहीं दे रहे, या फिर वो थोड़ा डिले कर रहा है। इससे हुआ क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड में जहाँ भी गाड़ियाँ बनती हैं, जिस देश की भी गाड़ियाँ बनती हैं, वो परेशान हो गए, क्योंकि 80-90% जो मिनरल्स हैं इस टाइप के रेयर अर्थ के, वो चाइना ही डिलीवर करता है पूरे वर्ल्ड में। अभी तक तो किसी को रियलाइज़ नहीं हुआ कि चाइना ऐसा भी कर सकता है, बट चाइना को अपनी बोल सकते हैं कि ये पावर तो पहले से पता थी चाइना को, बट कहीं ना कहीं अब उसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि खुलेआम यूएस भी अपने टैरिफ को यूज़ कर रहा है। अब इससे हुआ नुकसान किसको है, ना यूएस को, क्योंकि दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, बट इससे नुकसान हुआ है बाकी छोटे देशों को, या फिर हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो प्रॉपर डेवलप नहीं है और कोशिश कर रही हैं डेवलप होने की। बट ऑब्वियसली हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, या फिर जो हमारा गवर्नमेंट की हाई मैनेजमेंट है, वो इन सब चीज़ों को जानती है। और वो इसीलिए मोदी जी की जितनी भी डेलीगेशन यात्राएं हो रही हैं अलग अलग देशों में, वो कुछ सोच समझ के हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही मोदी जी घूमने जा रहे हैं। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं कुछ डील लेके आते हैं किसी भी देश के साथ। चाहे मोदी जी गए हों अपने अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना सबसे बड़ा ऑयल का प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में। सेकंड नंबर पे ईरान, फिर रशिया आते हैं। तो अर्जेंटीना सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन है। आपको पता नहीं होगा तो आपको देख सकते हैं गूगल पे करके। मिनरल्स में जो रेयर मिनरल्स हैं, उसमें भी चाइना के बाद इन्हीं देशों का नंबर आता है। और अफ्रीका जो देश हैं, सारे अफ्रीकन देश हैं, घाना और ये सब, ये आपको लगता है बहुत गरीब ज़रूर है, बट इनके पास जो मिनरल्स हैं, खजाना है, इनकी खनिज है। चाइना इन्हीं को लोन दे के इनको एक्वायर कर लेता है, और छोटे छोटे देशों को उसने इसी चाल में फंसाया हुआ है। ये रियलाइज़ तब तक नहीं हुआ लोगों को जब तक कि उनको पता नहीं चला कि चाइना ने कितने ही ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनको अपने लोन के उसमें फंसा रखा है। चाहे श्रीलंका हो, उसको भी लोन देके अपना एक पोर्ट ले रखा है, उससे अपना, अब वो चुका तो पाएगा नहीं। सेम उसने ऐसा कर रखा है, पाकिस्तान को भी फंसा रखा है। पाकिस्तान तो खैर खुद फंसना चाहता है और पाकिस्तान कब किसको धोखा दे दे कोई नहीं जानता। तो पाकिस्तान तो एक एक्सेप्शन केस है। बाकी देश जो फंसे हुए हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते। अगर आप गूगल करेंगे तो चाइना की उधारी में कितने लोग फंसे हुए हैं, देश फंसे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। तो चाइना का बहुत ही विस्तारवादी नीति शुरू से रही है। हमारे साथ भी वो जो हमारा आधा उन्होंने लद्दाख फंसा रखा अपने पास, वो किसी कारण से छोड़ नहीं रहा, क्योंकि उस जगह पे बहुत सारे मिनरल्स हैं। वो फ़िलहाल तो उस जगह पे खुदाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया है, और इसीलिए वो छोड़ नहीं रहा। चाहे उसको पता है कि मैं इस एरिया को छोड़ दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लॉस में जाएंगी। चाहे उसको पता है कि अगर मैं इसको छोड़ के इंडिया से ट्रेड भी करूँगा तो भी मैं लॉस में रहूँगा। तो वो चीज़ इसलिए वो हमेशा ज़मीन समुद्र को जो है ना वो एक्वायर करता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, मरीना ट्रेंच बहुत ही गहराई वाली जगह है समुद्र में, जो सी के अंदर सबसे, अगर आप सर्च करेंगे मरीना ट्रेंच, वो पूरी पृथ्वी पे और पूरे समुद्र में सबसे गहरी जगह है। और मरीना ट्रेंच में
क्या कर रहा है चाइना मनी ट्रेंच में बेस तक जा चुका है, मतलब कि जहाँ पर दूसरे देश पहुँच नहीं पाए हैं, क्योंकि उनकी जो प्रेशर होता है समुद्र के अंदर वो इतना हाई होता है कि वहाँ पर स्पेशल टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियाँ चाहिए होती हैं जो आपके अंदर तक जाएं और उस प्रेशर को झेल पाएँ। तो वो चीज़ें चाइना ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, वो वहाँ पहुँचा है और उसने वहाँ पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली इसका बहुत लंबे टाइम तक बुरा असर पड़ेगा पृथ्वी की हेल्थ पे, पर चाइना को उससे कोई मतलब नहीं है भाई। चाइना को सिंपल सा मतलब है अपनी डेवलपमेंट से, अपनी रिसर्च से, चाहे वो उसने यूएस और रशिया इन सब से आगे निकलते हुए अपना स्पेस स्टेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे वो धरती पे हो, उसकी टेक्नोलॉजी का कोई किसी पे भी जवाब नहीं है। अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, पैसा है, बट अमेरिका दूसरे देशों को फंसाने में, गिराने में ही बिजी है। चाइना का ऐसा कुछ भी नहीं है, चाइना केवल अपने बारे में सोचता है और यही रीज़न है कि रशिया को वो फंसा के रखा हुआ है, इंडिया को अमेरिका ने फंसा के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं फंडिंग देता है इधर से उधर, दूसरे देशों को गिराने की कोशिश में ज़्यादा रहता है, अपना डेवलपमेंट तो बाद में देखेगा। अब उसके लिए सबसे बड़ी जो कह सकते हैं चैलेंज जो है वो चाइना ही है। चाइना जितना उसके सामने कंपटीशन पे आ चुका है अभी, उसने कभी सोचा नहीं था कि चाइना को वो अपने लेवल में पा पाएगा, क्योंकि चाइना के जो ग्रोथ हुई है कोविड के बाद वो अनकम्पेरेबल है। हम ज़रूर अपने पैरों पे खड़े हो पाए हैं, बाकी मोस्टली सारी कंट्रीज़ की अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल स्टेटस इस कोविड ने ख़त्म कर दिया था। चलिए देखते हैं क्या होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 तो होने वाला है जल्दी स्टार्ट, और ये सब चीज़ें आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हैं फाइनेंशियली मार्केट में, या फिर फ्यूचर के लिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर मार्केट में क्या चल रहा है, आने वाला ट्रेंड क्या कहता है। बाकी आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। अभी मैं 4th गियर में गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि जो उसका 4th गियर है वो आपको 50 के प्लस जाते, 52 पे जाते के बाद 5वें गियर के लिए सजेस्ट करता है। तो 42 to 52 4th गियर ही सजेस्ट करती है गाड़ी। मैं चाहूँ तो 5वें गियर पे चला दूँ गाड़ी, बट मैं सजेस्ट और रिकमेंड नहीं करूँगा। जैसे गाड़ी की स्पीड होती है मैं उस हिसाब से गाड़ी का थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर लेता हूँ मैनुअल करके गाड़ी को, गियर को, और यही सब आपके माइलेज पे इफ़ेक्ट डालती है। आपको जजमेंट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से गियर में गाड़ी चलानी चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है यार कि मैं कर सकता हूँ कि पूरा लॉन्ग टाइम के लिए मैं गाड़ी को एक ही गियर में नहीं चलाता, जबकि रिकमेंडेशन नहीं है उस गियर में। प्रेशर पड़ता है गियर पे, क्लच प्लेट्स पे, सब पे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप गाड़ी काफ़ी लंबे टाइम से चला रहे हैं तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जो लोग नए हैं जिनको माइलेज भी चाहिए अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ, तो उन लोगों के लिए है कि यार थोड़ा सा आप अगर मेरे को सपोर्ट करते हैं तो मैं ऐसी वीडियो आपके साथ डालता रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती हैं। पैसा तो सबको चाहिए यार, और गाड़ी ऐसी हो जो लंबी हो, एसयूवी क्लास की हो। इस गाड़ी का कंपैरिजन पंच से तो बिल्कुल नहीं है, ना स्विफ्ट से है, ना स्विफ्ट डिज़ायर से है। इसका कंपैरिजन है आपके ग्रैंड विटारा से, क्रेटा से, हाई राइडर से, किया कैरेन से आप कर सकते हो, बट वो अपनी एमपीवी है और ये मिड एसयूवी है। तो आप इसका कंपैरिजन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वो गाड़ी इस कंपैरिजन में नहीं आती है। और अगर बात करूँ मैं इसकी नॉर्मल भी, यार मेरे को इस वाली स्पीड में या फिर इस वाली ट्रैफिक में भी ये 17-18 दे देती है बड़े आराम से। लेट्स सी कि आज क्या मिलने वाला है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। बट एसी चला रखा है मैंने, क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन ह्यूमिडिटी टाइप हो रखी है, तो मैं विंडो हमेशा कोस्टली करता हूँ, बंद करा के चलाता हूँ गाड़ी। और जब विंडो बंद रहती है तो एसी थोड़ा सा चलाना पड़ता है एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए गाड़ी के अंदर।
बाकी ट्रैफिक बहुत ही बढ़िया है, जो एक एक्सपेक्टेड है। दिल्ली वाली ट्रैफिक की पूरी सेकंड में ही गाड़ी चलेगी, सेकंड थर्ड में, थर्ड तो बहुत मुश्किल से डलता है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको उस गाड़ी के बारे में और क्या जानना है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार ट्राई ड्राइव ले लीजिएगा। सर्विस सेंटर के बारे में डाउट मत करिए, पार्ट्स आपको बाहर नहीं मिलेंगे इसके, मैं पहले ही बोलता हूँ आपको। जो छोटे मोटे मैंने लगवाए भी हैं, चाहे मेरा बैक बम्पर गार्ड हो, चाहे कुछ भी हो छोटा मोटा, वो मैंने जुगाड़ करके लगवाया है ज़रूर है, बट इसका सर्विस सेंटर पे ही सारे आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। पर आपको इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते, ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, पर आप कराते हैं तो कहीं ना कहीं वारंटी वॉइड हो सकती है। मैंने कोई लाइटिंग वगैरह बाहर से नहीं लगवाई है, एम्बिएंट लाइट वगैरह सब ऑलरेडी आ रही हैं इसमें नए मॉडल्स में, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। डार्क एडिशन आप इसका देखिए, बहुत ही अच्छा मॉडल है सारे फीचर्स के साथ, सनरूफ और क्रूज़ कंट्रोल के अलावा। अब मुझे वेटिंग है कि इसका एक बार दिखा दूंगा मैं इसका C3 का जो स्पोर्ट्स एडिशन आया है, अगर वो सक्सेस होता है तो शायद एयरक्रॉस पे ही ये स्पोर्ट्स एडिशन निकाल सकते हैं। धोनी इनका ब्रांड एम्बेसडर था या है पता नहीं, पर इन्होंने स्टार्टिंग में धोनी को ही हायर किया था, मिस्टर कूल, और उसकी थीम भी ये दो देते हैं अगर आप लेना चाहें गाड़ी के साथ तो मिनिमम कॉस्ट के साथ। बाकी ये रश वाला टाइम है, 8:40 के करीब हो रहे हैं, ऑफिस जाने का आने का टाइम है लोगों का। बाकी मौसम खुल गया यार, वैसे दिन में धूप आने के चांस पूरे हो गए हैं। जो एक्सपेक्टेड था, मेरे को लगता था कि यार दिन भर ऐसा मौसम रहेगा बढ़िया, बट लगता नहीं है, कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है शाम तक वापस से मानसून आ जाए। फ़िलहाल हम बात कर रहे थे दिल्ली की सिचुएशन की। या दिल्ली में पुरानी गाड़ियाँ तो ऐसे धड़ाधड़ बिक रही हैं, और जो एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं BMW, ऑडी, जो लाखों की गाड़ियाँ आती हैं, उन गाड़ियों को अब कौड़ियों के भाव में बेचना पड़ रहा है या फिर दूसरे स्टेट में बेचना पड़ रहा है। पर लोगों को पहले से सोचना चाहिए था यार कि गाड़ी का जो एज होती है 10 साल की, उसके बाद भी लोग गाड़ियाँ चलाए जा रहे थे। कभी ना कभी सिचुएशन तो आनी थी। गवर्नमेंट ने सडनली अप्लाई कर दिया, उनको लगता है कि वो गलती है उनकी, उसका कुछ और प्लानिंग करनी चाहिए थी, गाड़ी को टेस्टिंग करवानी चाहिए थी। और जो गाड़ी पकड़ी जाती है, पर PUC में ऑलरेडी घपला होता है, सबको पता है ये। तो इनको कुछ ऐसा करना चाहिए था जो PUC जो अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, इस टाइप में नहीं, ऐसे चेकिंग पॉइंट बनाने चाहिए थे जो एक्चुअली जेन्युइन हो, जहाँ पर गाड़ी अगर एक बार फेल होती है तो शायद उसको चांस ना दें, उसको फिर बोल दिया जाए कि आपका लास्ट है, फिर कैंसिल हो गई है टेस्टिंग। और जो पास होती हैं गाड़ियाँ, उनको आप स्टिकर लगा दीजिए, पास हो गई, तो उसमें चेकिंग करना भी ईजी होता है कि एक भी गाड़ी पे स्टिकर नहीं है तो उसको सीधे स्ट्रेट अवे जब्त करके आप टेस्टिंग के लिए भेजो, और जो गाड़ी टेस्ट हो चुकी है उसके स्टिकर चेक कर लो, बस ख़त्म। तो ऐसी चीज़ें मेरे को लगता है, सजेशन मेरे को ऐसा ही लगता है कि देना चाहिए पब्लिक को। पब्लिक की भी तो सुने गवर्नमेंट, पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी में है, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है BJP को। दिल्ली में आम आदमी तैयारी बैठी है दोबारा आने के लिए, और पब्लिक कोई मतलब नहीं है किसी को कि भैया कोई डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें टाइम लगता है, और पर BJP थोड़ा शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रही है, डिसीजन बहुत जल्दी ले रही है। तो कोई भी सिचुएशन जब आपके सामने हो ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस लीजिए। आप बहुत टाइम बाद आए, दिल्ली में मौका मिला है आपको, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा सा कर सकते हैं आप। यहाँ तगड़ा जाम है आगे वाले फ्लाईओवर तक, जहाँ पर ये डाइवर्जन होता है धौला कुआं और बसंत कुंज के लिए। अब कोई गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, या ये आगे मर्जर है जो सर्विस लेन आ रही है आगे से महिपालपुर से, वो उस सब की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ियाँ फंसती हैं।
बाकी मेरे को ज़्यादा कुछ मौका मिलता नहीं है यार, बहुत सर्विस में, जैसे मैंने बोला मैं जॉब पे रहता हूँ, तो जब भी मौका मिलता है लॉन्ग ट्रिप पे जाने का मैं छोड़ता नहीं हूँ। और ख़र्चा भी होता है ऑब्वियसली उसमें, तो थोड़ा सा गैप लेके ही होती है लॉन्ग ट्रिप मेरी। बाकी मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ बीच बीच में, और कोशिश करता रहता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ और आपके साथ ऐसे फीडबैक शेयर करता रहूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि गाड़ी